हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमने पिछले बारी लेक्चर जो किया था मैटर एंड सराउंडिंग्स का, उसमें हमने आखिरी में पढ़ा था लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, तो अब मैं लेटेंट हीट का थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या पढ़ी थी हमने? लेटेंट हीट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? लेटेंट हीट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि the heat energy the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance, ठीक है, is called the latent heat। ठीक है, उसको हम latent heat बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारी latent heat होती है कौन सी है? अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो हीट एनर्जी हम एक सब्सटेंस को देते हैं ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके, यानी वो लिक्विड सॉलिड का लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो सके, उस हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अब जो लेटेंट हीट होती है वो हमारी दो तरह की होती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो तुम्हें याद होगा जब मैंने पिछला लेक्चर लिया था उसमें हमने जो आपका जो हमने फ्यूजन का वर्ड और वेपराइजेशन का वर्ड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, हमने जो फ्यूजन वर्ड का इस्तेमाल था वो हमने मेल्टिंग को लेकर किया था। ठीक है, और जो वेपराइजेशन का वर्ड था हमने वो बॉइलिंग को लेकर किया था। तो उसी तरह से कुछ इसमें भी है। हम पहले इसको देखते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, पहले तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट in joules. It is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of solid, 1 kg of solid, ठीक है, at its मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो अपनी मेल्टिंग पॉइंट पे तो होना चाहिए। ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड, 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, वो होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या होती है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, कि कितना हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन जूल्स ताकि हम 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट कर सकें इनटू लिक्विड, 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट कर सकें इन लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, यानी उस सॉलिड का टेम्परेचर को रेज किए बिना हम उसको कन्वर्ट कर सकें इनटू द लिक्विड। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of ice is
आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है? 3.35 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, यानी 1 केजी आइस को अगर हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमको 3.35 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स की रिक्वायरमेंट होगी टू कन्वर्ट इट इनटू आइस। ठीक है, अब हमने बोला कि जब हमने क्या बोला कि जब सॉलिड मेल्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। जब वो सॉलिड से आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उसका टेम्परेचर सेम रह रहा होगा। तो जो हीट एनर्जी उसको कन्वर्ट कर रही है इनटू दी लिक्विड, वो कहाँ जाती है? ठीक है, तो वो हीट एनर्जी जो हो रही होती है, इट इज एक्चुअली चेंजिंग द स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, क्या मतलब है कि the heat energy being supplied, the heat energy being supplied to solid is actually being used to change the state to liquid by overcoming, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, overcoming the force of attraction, by overcoming the force of attraction between its particles। ठीक है, जो हीट एनर्जी जो है आपकी वो एक्चुअली कहाँ पे यूज हो रही है? इट इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, ओके जी। अब हमने ये पढ़ लिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट में, जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगला क्या है आपका? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी? इट इज दी क्वांटिटी ऑफ heat in joules, ठीक है, required to convert 1 kg of liquid। अब लिक्विड क्या क्या है होना चाहिए? at its boiling point टू वेपर या फिर गैस टू वेपर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज किए बिना, रेस किए बिना जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं टू द लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैस या वेपर, वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना है? 2.25 इंटू 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है,
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है वाटर की 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। अब जो हीट एनर्जी है जो एक्चुअली हम लिक्विड को सप्लाई करते हैं वो कहाँ पे जाती है, सेम जो हमने पीछे किया था कि दैट द हीट एनर्जी विच इज बीइंग सप्लाइड टू लिक्विड, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो यूज कहाँ हो रही है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। सो हम लिख लेते हैं एक बारी, द हीट एनर्जी, ठीक है, इज एक्चुअली बीइंग used up in changing the state of liquid to vapor by overcoming the force of attraction between its particles। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। ओके जी, अब इन दोनों जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इन चीज़ों को लेकर ना थोड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है, एक हम दोनों चीज़ों को लेकर कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को समझाऊंगा। ठीक है, कैसे उनके आंसर्स होंगे कि बोलेंगे वाई आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is more effective in cooling a substance than water at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तुम बोलोगे भैया आप बोल रहे हो कि आइस भी 0 डिग्री पे है और वाटर भी 0 डिग्री पे। बेटा जब जो आइस होती है ना, आइस जो होगी वो 0 डिग्री से हल्का सा टेम्परेचर माइनस में जाएगा। ठीक है, वो तब आइस बनती है। जो वाटर होता है तब आइस बनता है जब 0 डिग्री से हल्का सा भी ड्रॉप करे तब वो आइस में कन्वर्ट होता है। जबकि जो वाटर है वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो कभी भी आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। हल्का सा माइन्यूट सा भी अगर आपका वो जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है तब वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि वाई आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका, जो मेल्टिंग होती है आपकी आइस की, वो क्या करता है, वो 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स एनर्जी जो है वो क्या कहते हैं, वो एनर्जी वो खींच लेता है। ठीक है, अब वो जो एनर्जी है वो किससे खींचेगा, जिस सब्सटेंस में वो चीज़ होगी। ठीक है, इसलिए क्या होगा, देखो जैसे तुम पानी लिया गिलास, एक गिलास में नॉर्मल वाटर लिया, उसमें आइस डाली, कुछ देर बाद तुम देखते हो वो जो है आइस पिघल जाती है और जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब आप उस पानी में आइस डालते हो तो जो आइस होती है, आइस को वाटर, आइस धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होगा, वाटर में चेंज होगा। तो उसको वाटर में चेंज होने के लिए क्या चाहिए, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। अब वो हीट एनर्जी कहाँ से लेगा, किससे लेगा, वो वाटर से लेगा। तो वाटर से वो हीट एनर्जी ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी एक तो शेप चेंज हो जाती है उसकी, प्लस जो वाटर में से हीट होती है वो चली जाती है, जिसकी वजह से वो जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है। तो इसका रीजन ये है। ठीक है,
इसका आंसर लिख देता हूं मैं तुम्हें। आंसर क्या है इसका? फॉर मेल्टिंग, ठीक है, फॉर मेल्टिंग ईच किलोग्राम ऑफ आइस, ठीक है, it requires latent heat of 3.34 into 10 की पावर 5 joules, ठीक है, from the substance, ठीक है, from the substance, ठीक है, and therefore cools down the substance, ठीक है, whereas water at 0 degree Celsius, ठीक है, whereas water cannot take such latent heat from the substance, ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरह एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि जब तुम आइस का पीस अपने हाथ में पकड़ते हो, सडनली वो बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाता है, तो उसका रीज़न क्या होता है? कि क्या होता है जनरली तुम अपनी देखते हो, अगर अपने हैंड्स देखते हो तो वो क्या होते हैं, वो थोड़े से हल्के से गरम से होते हैं, पर जब जैसे तुम आइस रखते हो तो क्या होती है, वो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब मेल्ट कैसे होगी? उसको लेटेंट हीट चाहिए होगी, ठीक है। अब वो जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट वो तुम्हारी बॉडी से लेगा, यानी तुम्हारे हैंड से लेगा। जब वो लेटेंट हीट क्या कहते हैं कंज्यूम करेगा, तो वो जो एरिया है वो आपका, उसमें से लेटेंट हीट चली जाएगी, जिसकी वजह से वो चीज़ ठंडी हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और आता है तुम्हारा, एक क्वेश्चन जो जनरली पेपर में बहुत आता है कि why the burns caused by steam are much severe than those caused by boiling वाटर। उसने कहा कि जो बर्न्स हैं, जो हमको क्या कहते हैं फोड़े होते हैं, वो जो आपके स्टीम से की वजह से कॉज हुए होते हैं, जो आपके बर्न्स, वो ज़्यादा सीवियर होते हैं देन दी बर्न्स कॉज्ड बाय दी आपकी बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो क्या रीज़न है इसका? रीज़न क्या है? द steam contains more heat in the form of latent heat than boiling water, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि when steam falls on our skin, ठीक है, and condenses to form and
condenses to form water, it gives out 22.5 into 10 की पावर 5 joules of heat energy। क्या होता है जब वो आपका क्या कहते हैं स्टीम है, जब वो हमारी स्किन पे पड़ती है तो स्किन पे पड़ते सारी वो क्या होता है, वो कंडेंस हो जाती है। कंडेंस का मतलब होता है वो लिक्विड बन जाती है। अब जब वो लिक्विड बनेगी तो उसमें जो लेटेंट हीट प्रेजेंट होगी, क्योंकि इतनी हीट एनर्जी यूज हुई होगी टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर। अब जब जो ये इतनी हीट एनर्जी जो है जब आप ये छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो अब वेपर से दोबारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में, ठीक है, तो इस वजह से वो इतनी जूल्स ऑफ हीट एनर्जी छोड़ेगा, ठीक है। ठीक है, which causes the severe burns। बस हो गया, ठीक है जी, आ गया समझ में। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा, सब्लिमेशन। अगला टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन, ठीक है। पहले मैं सब्लिमेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूं, फिर बताते हैं आगे क्या है। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड directly into vapor। The changing of solid directly into vapor on heating and of vapor into solid on cooling is known as sublimation। क्या हुआ कि जब सॉलिड वेपर में चेंज होते हैं डायरेक्टली, या वेपर सीधा सॉलिड में चेंज होते हैं डायरेक्टली, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे क्या मतलब हुआ, तुमने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी मदर ने, तो उसमें उन्होंने नैप्थलीन बॉल्स डाली होंगी, ठीक है। अब जब दोबारा वो कपड़े निकालेंगे मम्मा, तो क्या होगा, वो जो नैप्थलीन बॉल्स डाली होंगी ना, वो होंगी नहीं वहाँ पे। तुम बोलोगे भैया पिघल गई होंगी और गैस में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद वो इवेपोरेट हो गई होंगी। नहीं, क्या होती है, नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो आपकी सीधा सॉलिड फॉर्म से सीधा गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। इस वजह से तुम देखोगे तब जो वो होता है, जो आपके वुलन्स होते हैं उनमें हल्की हल्की सी स्मेल आ रही होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स कौन से हो गए हमारे इसके, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, नाम्स याद करने हैं ये वाले, इनका कोई वो नहीं है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हो गया आपका, आयोडीन हो गई, ठीक है। कैम्फर होता है कपूर, जो हवन वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नैप्थलीन बॉल्स आपको मैंने बता दिया, ठीक है, नैप्थलीन, ठीक है। मेनली तो यही चीज़ें होती हैं जिनको आप यूज़ करते हो, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई। तो हम सब्लिमेशन को इस तरह भी समझ सकते हैं कि सॉलिड, और आपका यहाँ पे लिख लेते हैं वेपर या गैस, ठीक है। सॉलिड का
कन्वर्ट होना वेपर में ये हीटिंग से होता है, और वेपर का कन्वर्ट होना सॉलिड में ये कूलिंग से होता है। ठीक है, समझ गए। अब आगे एक चीज़ और मैं तुमको बताता हूँ, एक आसान तरीका लर्न रखने का। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल। स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये हमारा गैस हो गया, इधर हम सॉलिड लिख लेते हैं। ठीक है, इधर हम लिक्विड लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड में हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना उस हम प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। सॉलिड इंटू लिक्विड इज मेल्टिंग, लिक्विड इंटू सॉलिड इज फ्रीजिंग। ठीक है, इसी तरह आपका लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इज बॉइलिंग। ठीक है, या फिर इवेपोरेशन। ठीक है, और गैस का लिक्विड में चेंज होना इज कंडेंसेशन। ठीक है, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना को भी हम सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना को भी हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, दोनों के लिए सेम नाम है। ठीक है, ये स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल याद कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाता है हमारा अब हमने पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मैटर्स दो तरीके से चेंज किए जाते हैं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर दो तरीके से चेंज किए जाते हैं। एक था बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, जो हमने अभी तक पढ़ा। दूसरा है जो आपका बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, यानी प्रेशर को चेंज करने से भी हम उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, इसमें क्या है, गैसेस आर लिक्विफाइड। जो गैसेस हैं उनको हम लिक्विफाई यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दी प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी पड़ेंगी, तभी वो गैसेस जो होती हैं वो लिक्विफाई होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, क्या कैसे करते हैं वो कि आपकी, मैं बना देता हूँ, पहले एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, compress and cool.
तो क्या होता है, जब एक कंटेनर होता है उसमें मान लो ये पिस्टन लगा होता है, ठीक है, ये आपका कंटेनर है, ठीक है, ये आपके गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके गैस पार्टिकल्स हैं। अब हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे इस पिस्टन को हम नीचे मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे गैस पार्टिकल्स को, और साथ में उसको कूल डाउन भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या क्या होता है, जो ये गैस पार्टिकल्स हैं, ये जो गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दे कम क्लोजर, ये पास आना शुरू हो जाते हैं, उनको हम फर्दर और कंप्रेस और कूल करते हैं। तो क्या होता है बेटा कि जो द पार्टिकल्स कम टू क्लोज सच दैट द गैस लिक्विफाइज, वो इतने पास आ जाते हैं कि जो गैस होती है, जो उसमें गैस भरी होती है, वो लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये तरीका होता है हाउ गैसेस आर लिक्विफाइड, कि हम उनमें जो गैसेस हैं उनको कंप्रेस और कूल इतना कर देते हैं कि वो लिक्विफाई हो जाए, यानी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा टॉपिक इवेपोरेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इवेपोरेशन। तो तुमको इवेपोरेशन का तो पता होगा कि द प्रोसेस ऑफ लिक्विड or the process of a liquid changing into vapor, ठीक है, even below its boiling point is called the evaporation। क्या है, लिक्विड का चेंज होना इनटू वेपर, ठीक है, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हम उसको क्या कहते हैं, वो हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा इवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है। अब इवेपोरेशन जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे भी होती है, ठीक है, टाइम लगता है, पर रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है, तुम्हारे पास एक ना कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग जो होता है वो आपका बल्क प्रोसेस होता है, जबकि जो आपकी इवेपोरेशन हो जाता है वो सरफेस फिनोमेना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग कब होना शुरू होता है, जब जो सारा का सारा लिक्विड होता है, सारा का सारा वाटर जो होता है, जब तक वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी एक ही टेम्परेचर पे, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए, तब तक वहाँ पे बॉइलिंग यानी वो उनकी वेपराइजेशन होनी स्टार्ट नहीं होती है। जबकि जो आपका इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या हुआ कि जब आप पानी को ज़मीन पे गिरता है तो कुछ देर बाद आपका वो पानी धीरे धीरे करके आप देखते हो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी उस सरफेस पे जो पानी होगा ना वो हल्का हल्का करके आपका इवेपोरेट होता रहेगा, यानी वो वेपराइज होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो वेपराइजेशन होती है वो सरफेस फिनोमेना होता है, दैट इज कि
जो ऊपर के सरफेस पे वो होगा लिक्विड प्रेजेंट होगा वही इवेपोरेट होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इवेपोरेशन वो क्या हो जाएंगे आपके फैक्टर्स? ठीक है, पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। ठीक है, पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या फैक्टर होता है बच्चे? कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कैसे हो जाएंगे? लिखेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन, the rate of evaporation increases with increase in the temperature of liquid। ठीक है, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, सेकेंड सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हुआ? कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उतना आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, ठीक है, वो उतना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, इसका मैं एग्जांपल देता हूं, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। इसका एग्जांपल जैसे मैंने समझाता हूँ, जैसे मम्मा जब क्लोथ्स वॉश करके बाहर सुखाती हैं तो मम्मा क्या करती होंगी कि उन क्लोथ्स को फैलाकर लगाती हैं। ठीक है, स्प्रेड करके लगाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है ना वो इवेपोरेट होने का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूखते हैं। वरना अगर मम्मा जिस तरह मशीन से निकले वैसे के वैसे बकेट में डाले मम्मा ने और बाहर रख दिया तो क्या कपड़े सूखेंगे? नहीं सूखेंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं है, उनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम एक चाइना डिश लो और एक ग्लास लो, ठीक है, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर भर दो तो क्या होगा? और बेशक तुम उसको बाहर रख दो इन दी सन, क्या होगा? कुछ देर बाद देखोगे चाइना डिश में जो पानी पड़ा होगा वो सूख गया होगा, इवेपोरेट हो गया होगा, जबकि जो ग्लास में रखा हुआ पानी है वो इवेपोरेट होना नहीं हुआ होगा, उसको टाइम लगेगा। ठीक है, इवेपोरेट होने में। तो क्या होगा? जो सरफेस एरिया होगा लिक्विड का जितना ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन की जो रेट होगी उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, थर्ड फैक्टर जो है वो है ह्यूमिडिटी। थर्ड फैक्टर क्या है आपका? ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी से मतलब क्या हुआ कि ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दी एयर, यानी डैम्पनेस इन दी एयर। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना चिपचिपा मौसम होता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी पे कैसे होगा कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस when
देयर इज लो अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन दी, ठीक है, समझ में आ गई। चौथा आ जाता है विंड स्पीड, ठीक है भाई। विंड स्पीड ज़्यादा होगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगी, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस when there is increase in the wind speed। जब विंड स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है, ठीक है जी। आज हम इसको यहीं पे रैप अप करते हैं।